नमस्कार। कोरोना से बचाव और इसमें आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आप फ़ोन करके भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनका परिचय मैं आपसे कराना चाहूँगी। सबसे पहले डॉक्टर पुष्पा राय जी हैं, जो कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना से। मैडम, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टूडियो में। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुनील कुमार राय जी, जो कि आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं एम्स रायपुर से। आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपकी एम्स की पूरी टीम को बधाई, क्योंकि जिस तरीके से फ्रंट लाइन में आकर आप काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, और शायद कहूँ तो तारीफ भी इस काम के लिए कम है। तो चलिए अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद में कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी का वर्णन मिलता है? जी हाँ, आप ऐसा कहें तो आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में संक्रमण कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है कि यदि कोई किसी का टॉवेल यूज़ करता है, एक बिस्तर यूज़ करता है, तो ऐसे संक्रमण फैलता है, और संक्रामक रोगों का वर्णन सुश्रुत ने किया है। अच्छा। तो संक्रामक रोगों का वर्णन उसके बाद भी कई और भी ग्रंथ हैं जिसमें संक्रामक रोगों का संक्रमण फैलने के तरीकों का वर्णन है, और उसके निदान भी और उपाय भी बताए गए हैं, बचाव के तरीके भी बताए गए हैं। क्या किस तरीके के बचाव जो है वो अपनाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सुश्रुत ने बताया कि ये ऐसे संक्रामक रोग होते हैं, और ऐसा चीज़ हो जाए जैसे कि ज्वर हो जाए या उस समय के जो भी संक्रमण के रोग उस आदिकाल में होते होंगे, उसमें आचार्य ने बताया कि आप सबसे पहले फिजिकल डिस्टेंसिंग का एक तरीके से पालन करने को बताया, और बोला कि आप टॉवेल नहीं यूज़ करेंगे, आप बिस्तर नहीं यूज़ करेंगे, माला आभूषण पहले का जो भी होता है वो सब आप यूज़ नहीं करेंगे जी इन रोगों में। और उसके बाद में कई उसमें रोगों को कई आचार्यों ने जोड़ा कि ये भी खुजली है ना, कंडू, ये सब भी संक्रामक रोग में आता है। तो एक ये वर्णन मिलता है, एक गाइडलाइन मिलती है, वहाँ से हम ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि संक्रामक रोग जब हो जाए या संक्रमण की संभावना रहे या कुछ ऐसे रोग हैं जिसमें ऐसा डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए। जी पुष्पा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोविड-19 इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, और गर्भवती महिलाएं, उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न जुड़े हुए हैं। जी। उनको लगता है कि वो कैसे बचें और अपने अंदर पल रहे बच्चे को कैसे बचाएं। जी। उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, और आयुर्वेद में उनके लिए क्या कुछ विशेष निकल के आ सकता है आयुर्वेद से ऐसी स्थिति में? जी। गर्भवती महिलाओं के लिए जो अपने आयुर्वेद में वर्णन है, तो वैसे भी उन्हें एक तरह का होम आइसोलेशन ही होता है, उन्हें बाहर निकलना मना होता है, किसी भी जीव जंतु से या वायरस बैक्टीरिया सब चीज़ों से खतरा होता है। तो अभी तो खतरा सामने दिख रहा है, तो महिलाओं को स्पेशली घर में क्वारंटाइन ही रहना है, और जो लोग बाहर से विजिट करते हैं तो वो दूरी बना के रखें, जो गर्भवती महिलाएं हैं। और अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं, अपनी दिनचर्या को ठीक रखें, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है, प्राणायाम उन्हें करना है, और घर में ही इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, और अपना जो आयुर्वेद आयुष की गाइडलाइंस हैं कि जिसमें अपन गोल्डन मिल्क का उपयोग कर रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर जो काढ़ा बना रहे हैं, उन सब का वो गर्भवती महिलाएं कम मात्रा में उन्हें उपयोग करना, क्योंकि वो दवाइयाँ थोड़ी गर्म होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग ही उनकी सुरक्षा है। काढ़ा और बाकी चीज़ों के बारे में मैं आपसे थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगी, लेकिन फिलहाल एक प्रश्न मेरे मन में है, मैं उसका जवाब आपसे चाहूंगी कि क्या किसी कोरोना पॉजिटिव महिला ने, प्रेग्नेंट महिला ने, उनका जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें भी किसी प्रकार के डिसऑर्डर्स देखने को मिले हैं अभी ये रिसर्च का विषय है, क्योंकि कोरोना पे बहुत सारे रिसर्च अभी होनी बाकी है। तो कहीं तो पेशेंट को जो कोरोना पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडी है, उनका बेबी सेफ है, और किसी बच्चे में पॉजिटिव भी पाया गया है, तो सुरक्षा ही बचाव है। तो अपनी सुरक्षा ही बचाव करना है। ऐसे हॉस्पिटल में वो फुल जो भी है पेशेंट, यदि डिलीवरी हो रही है तो सबका टेस्ट होना चाहिए, कोविड पॉजिटिव लोगों से दूरी रखनी है, पेशेंट को आइसोलेशन में रखना है, इस तरह की सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं। पुष्पा जी ने बताया अभी काढ़ा के बारे में,
और काढ़ा जो है वो बहुत सुनने को मिल रहा है आजकल। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये काढ़ा जो है उसे बनाया कैसे जाए, और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि काढ़ा अभी गाइडलाइन में है, भारत सरकार के एडवाइजरी में है कि काढ़ा आप पिए, तो लोगों को भी काढ़ा बनाने जानना चाहिए कि कैसे बनाए। देखिए, दो तरह, एक तो घरेलू जो किचन में जो है, पिपली है, मरीच है, त्रिकटी है, काली मिर्च है, सुंठी है, तुलसी के पत्ते हैं, इनको जो होता है कि आधा चम्मच इनको 4 कप पानी में, 1 कप यदि काढ़ा पीना है तो 4 कप पानी में उसको उबालेंगे, और 1 कप शेष रहने तक, काढ़े का वो होता है, सिद्धांत होता है, चतुर्थांश उसको पकाते हैं। अच्छा। तो 4 कप पानी को इन सभी औषधियों के साथ पकाएंगे, और जब 1/4 रह जाएगा, 1 कप रह जाएगा, तो उसको सद्य पीना रहता है, उसको बना के उसको पीना रहता है तुरंत, उसका यूज बाद में नहीं कर सकते। और जैसा कि गाइडलाइन में बताया गया है कि सुबह शाम दोनों टाइम काढ़ा लें, तो सुबह भी इसी विधि से बनाएं और शाम को भी इसी विधि से बनाएं। और पीने का भी कुछ एक सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न सुनते हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? भागवत निर्मलकर, जेवरा बेमेतरा से। जी, अपना प्रश्न पूछें। आपका प्रश्न? प्राणु वायरस के लिए हमें कौन कौन सी काढ़ा बना करके पीना चाहिए, और जो पलायन है वो गांव तक के आए तो उनसे किस ढंग से दूरी बना कर रखे, वो कैसे रहता है, क्या रहता है, इस संबंध में जानकारी दीजिए। जी, काढ़ा की जानकारी तो आपने अभी दी है, और इनका जो दूसरा प्रश्न इन्होंने ऐड किया है कि जो बाहर से आ रहे हैं पलायन होकर गांव के अंदर, उनसे किस तरीके से बचाव संभव है। निर्मलकर जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इसमें जो होता है कि अभी जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, तो इस पर शासन प्रशासन बहुत ही अलर्ट है, हाई अलर्ट है, सब लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। तो जो भी लोग आ रहे हैं आपके पास, तो वो 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद ही आपसे संपर्क में आएंगे। और हम लोगों ने लॉकडाउन के बीच में अच्छी स्थितियां अपनी उत्पन्न कर ली हैं कि हम लोग अब टेस्ट भी कर सकते हैं। तो उसमें जो सिम्टोमेटिक पेशेंट होंगे उनकी जांच भी हो जाएगी, और वो जांच करके फिर पता चलेगा आपको कि किसी को कोविड है, तो फिर वो हॉस्पिटल जाएगा। तो इस संबंध में जो आपसे लोग मिलेंगे, ऐसा उम्मीद किया जाता है कि वो सब क्वारंटाइन का पालन करके मिलेंगे। फिर भी यदि आपको लगता है कि ये क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहे हैं, तो हेल्पलाइन पे आप मदद ले सकते हैं, बता सकते हैं। और आपस में आपको 3 महत्वपूर्ण बातों को स्वयं में ध्यान रखना है। स्वयं में क्या ध्यान रखना है आपको? सबसे पहले हैंड वॉशिंग, आप अपने हाथ को धुलिए। दूसरा, मास्क को पहनिए, गांव में यदि मास्क नहीं है तो गमछा जो होता है उसका प्रयोग करिए। और तीसरा जो होता है, मास्क पहनिए, और आप सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, दूरी बना के रखिए, क्योंकि संक्रमण आ सकता है। तो इन मास्क पहनना, हैंड वॉशिंग करना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का, लोगों से दूरी बना के रहना, इन 3 चीज़ों का पालन करिए। बाकी जो बाहर से आ रहे हैं उसके लिए शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ है, ऐसे लोग उम्मीद है कि आपके पास नहीं आएंगे जी। और इस तरीके से आप पूर्णतया सुरक्षित हैं। काढ़ा का विधि आपने बताई अभी, तो उम्मीद है कि निर्मलकर जी को उनका जवाब मिल गया होगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि काढ़ा पीना कैसे है? क्या कुछ निश्चित समयावधि का अंतराल होना चाहिए, या फिर कभी भी इसे पिया जा सकता है? काढ़े का उपयुक्त समय होता है सुबह और खाली पेट लेना। अच्छा। और यदि जैसे सुबह शाम एडवाइजरी में बताया गया कि सुबह आप लीजिए, शाम को लीजिए, तो शाम उसको जो होता है ना, हर्बल टी के नाम से भी दिया गया है कि ताकि उसको लोग ऐसे समझ ले कि हम चाय पी रहे हैं। सुबह की चाय छोड़ के आप काढ़ा पिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप सुबह लीजिए खाली पेट, जैसा चाय भी लोग ऐसे ही प्रायः ले लेते हैं, सुबह उठते हैं तो बेड टी लेते हैं, वैसे आप काढ़े का निर्माण करिए, सुबह लीजिए। और दिन का खाना जब पच जाए तो शाम वाला काढ़ा जो आपको लेना है, तो दिन का खाना पच जाए तो शाम को भी आप ले लीजिए। बिल्कुल। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए देखते हैं उनका क्या प्रश्न है। हेलो हेलो। हाँ मैडम जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी। नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं। मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ, बांधा बाजार, जिला राजनांदगांव से। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए साहू जी। मेरा प्रश्न ये है मैडम जी कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो हमारे आसपास के औषधियाँ जैसे तुलसी पत्ता, शतावरी, एलोवेरा
तो ये कितना मददगार हो सकता है, ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। पुष्पा जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसका जवाब दें। जी हाँ, तो मैं बताना चाहूँगी कि तुलसी पत्ते का जो काढ़ा डॉक्टर राय ने बताया है, उसको आप काली मिर्च, तुलसी पत्ता, दालचीनी और उसमें कुछ द्राक्षा भी डाल सकते हैं और उसको उबालना है 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे और उबाल के पीना है। उसमें आप गुड़ची के पत्र भी उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि गुड़ची अपना इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग के तौर पे आयुर्वेद में इसका वर्णन है, तो उससे आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। क्या इस दौरान तुलसी के पत्तों को धोकर सीधे खाना भी फायदेमंद साबित हो सकता है? सीधे तुलसी के पत्तों का उपयोग मना किया गया है, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉपर होता है उसकी लीव्स में, तो वो दांतों में कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए उसको उबाल के या उसका स्वरस का उपयोग करना बताया गया है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, अभी आपने काढ़ा के बारे में बताया, घर में बच्चे भी रहते हैं और अधिकतर घरों में बच्चे इस तरह के काढ़ा को जो है नापसंद करते हैं, तो आपसे मैं कुछ दूसरा उपाय जानना चाहती हूँ जो आसानी से बच्चे पी सकें और उनकी इम्यूनिटी जो पावर है वो बढ़े। इन्हीं द्रव्यों का बच्चों में जब बात आती है तो उसकी डोज कम हो जाती है, लेकिन अभी जो कड़वे की बात आपने करी कि कड़वा होता है और नहीं लेते, तो चूर्ण है, जैसे अभी मुलेठी है, अश्वगंधा है, हाँ। और इन सभी जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो ड्रग्स हैं आयुर्वेद में, यष्टि मधु है या फिर सीतोपलादी चूर्ण है, हाँ। इन सभी को शहद में मिक्स करके, हाँ। 1 चम्मच काढ़ा ले लिया और शहद में मिक्स कर लिया और अच्छे तरीके से मिक्स करके बच्चों को यदि देते हैं, इन सभी दवाइयों को मिक्स करके या जो अवेलेबल हो उसको शहद के साथ मिक्स करके देते हैं, उसको चटाते हैं तो उनको प्रिय भी लगता है, अच्छा भी लगता है और हमारा उद्देश्य भी हो जाता है कि हम उन दवाइयों को उस उचित माध्यम से, शहद के माध्यम से दे दिए। हाँ। और शहद भी उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत लाभदायक, वो भी एक औषधि है। पुष्पा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हल्दी वाले दूध का भी जिक्र किया जाता है, तो क्या कोविड-19 से लड़ने के लिए हल्दी वाला दूध फायदेमंद है? जी हाँ, हल्दी वाला गोल्डन मिल्क आजकल बहुत चर्चा में है और ये बहुत समय से लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एक रिकॉल हो गया कि सब लोग को याद आए और इसका प्रयोग लगातार करना है और कोविड के बाद भी करना है। इसमें हल्दी होती है जो कि बहुत अच्छा अपना इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और सूजन, मतलब बहुत सारे उसके खुद के जो पेपर्स जितने भी हैं वो रिसर्च पेपर्स वो बताते हैं कि हल्दी बहुत ही गुणकारी है, तो हल्दी वाले दूध में आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक हमारे कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार जी। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछिए। मैं रामनारायण बोल रहा हूँ मैडम, और खरियार उड़ीसा से। जैसा बच्चे को अगर तबीयत खराब हो जाने से हॉस्पिटल ले जाते हैं मैडम, हाँ, तो डॉक्टर बिना हाथ लगाए चेकअप करते हैं मैडम, हाँ, और दवा देते हैं तो कुछ वैसा कुछ बिना चेकअप किए, हाँ हाँ, अगर डॉक्टर अगर दे देते हैं दवा तो हमारे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो कैसा करें मैडम, हमारा सही चेकअप हो नहीं सकता। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, मैं चाहूंगी इसका जवाब दें आप सर। देखिए, लॉकडाउन की स्थिति है, अभी ज़्यादातर सब जगह ओपीडी बंद है, इमरजेंसी में मरीजों को देखा जाता है, हाँ। और इमरजेंसी में ऐसा कुछ लोड ना हो, ऐसा कुछ अनहोनी ना हो, इसलिए कोविड और सर्दी खांसी के मरीज जो सस्पेक्टेड हैं उनकी ओपीडी अलग कर दी गई है। अच्छा। तो आप यदि वहाँ पर जाते हैं तो जो भी सरकारी अस्पताल है जिसमें ओपीडी अभी जिस तरीके से चल रही, क्योंकि एक पैंडेमिक है और इसमें हम सभी लोग परेशान हैं, तो आप जाते हैं तो डॉक्टर उसको देखा और इलाज किया, और यदि आपको नहीं कुछ फायदा हुआ या कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें लाभ मिल रहा है, तो पुनः उस चिकित्सक से बताए, तो वो चिकित्सक अच्छी तरीके से समझ सकता है कि पहले मैंने क्या किया, और उसका जो है वो कुछ सोचेगा, जांच कराएगा, या वो सोचा अभी कि इतनी सुविधाएं नहीं है, कुछ जांच नहीं हो सकती, कुछ इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं हो सकता, या लोड न पड़े, या जो भी उनकी उस समय की प्रॉब्लम है, पेंडेमिक इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि बच्चा हॉस्पिटल विजिट करता है, तो इसलिए अवॉइड करें कि बच्चे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तभी अस्पताल ले जाएं। अभी लॉकडाउन को ही फॉलो करना है, हॉस्पिटल तो बहुत ही प्रोन है इन्फेक्शंस के लिए, तो कोशिश करें कि अस्पताल में तो सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं और पता भी नहीं हमें कि कौन इन्फेक्टेड है। जी हाँ जी। और फिर भी ऐसी स्थिति बनती है तो पुनः जो होता है कि उसको इमरजेंसी में ले जाएं और सारी बात बताएं। डॉक्टर अभी बहुत अच्छे से देख रहे हैं, मदद करेंगे, बिल्कुल उनकी मदद होगी।
हॉस्पिटल बात हमारी अधूरी रह गई थी गोल्डन मिल्क की, मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से उसे बताएं। जी हाँ, जी हाँ। तो गोल्डन मिल्क का प्रिपरेशन लगभग सभी लोगों को पता है कि दूध को बॉयल करना है, फिर उसमें हल्दी ऐड करना है और काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ को उबलने के बाद दूध में, ये सारी चीज़ें ऐड करके, और बच्चों को भी धीरे धीरे कम अमाउंट से शुरू करें क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा रहेगा। तो एक साथ बच्चा यदि नहीं ले पाता है तो उसको आधा कप, थोड़ा 4 चम्मच 10 चम्मच दे तो धीरे धीरे उसको आदत हो जाएगी और वो उसके लिए लाभदायी रहेगा। बिल्कुल। कोविड-19 में जो आयुर्वेद का जो करंट स्टेटस है अभी, मैं वो आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, कोविड में आयुर्वेद, जैसे ये कोविड आया और उसके बाद इसकी चिकित्सा नहीं थी, तो आयुर्वेद में ढेर सारा, आयुष मंत्रालय ने ढेर सारे लोगों से अपनी राय मांगी, डॉक्टरों से, प्रोफेसर से, जो भी आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट हैं, और वहाँ से जो होता है कि ले करके उसको एक एडवाइजरी बनाई जिसमें प्रिवेंटिव बात की गई। प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की गई कि प्रिवेंशन के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए क्या हो सकता है। तो वो सारे जो एडवाइस जगह जगह से आए थे, उसमें से जो भी बेहतर समझा, एक बोर्ड बना के, एक कमेटी बना के, उसमें से जो भी एडवाइजरी है इन्होंने जारी करी कि आप च्यवनप्राश ले 10 ग्राम, फिर हर्बल टी की हम लोग जो बात किए वो लेना है, फिर गर्म पानी का सेवन करना है, और गर्म पानी का सेवन करना है, ऑयल पुलिंग करना है जिसको गंडूश और कवल कहते हैं, कुल्ला करने की बात होती है, और नशे की बात की गई। ये जो होता है कि इन्होंने गाइडलाइन किया और इसको लोगों ने अपनाया, और कहीं कहीं तो इसको क्वारंटाइन में दिया गया, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। इस पे जो होता है, मैं 3 बात जो होता है कि बताना चाहूँगा, आयुर्वेद का पक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत ही पुराना ये साइंस है अपने यहाँ, और इस पे अभी विदेशों में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये 3 तरह की इम्यूनिटी पे, 3 तरह के इम्यूनिटी हम लोग देते हैं। इम्यूनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने काढ़ा पी लिया और ये चलो इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इम्यूनिटी 3 स्तर पे हमारी काम कर रही है, 3 तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक तो प्रिवेंटिव इम्यूनिटी, प्रिवेंटिव इम्यूनिटी में बात करते हैं, जैसे कि एक देखिए, हमारा एक साइंस जो होता है वो वैज्ञानिक भी है जी, पूरी तरह साइंटिफिक ये बात करता है। तो हम लोग जो नश्य की बात करते हैं वो प्रिवेंटिव और ऑयल पुलिंग की बात करते हैं, जिसको कवल और गंडूश बोला गया, कुल्ला करना ऑयल का। तो वो क्या होता है कि हमारे म्यूकोजा लेयर पे, जैसे ज़्यादातर इन्फेक्शन का मार्क नाक और मुंह है, और हम लोग सैंपल भी यहीं से लेते हैं, नेजल रूट से लेते हैं, ओरल रूट से लेते हैं जी। तो अब प्रिवेंटिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम नश्य देते हैं 2, अब कहीं अवेलेबल नहीं है, दुकानें नहीं खुली हुई, तो अड़ू तेल नहीं है, तो हम जो होता है सरसों के तेल को भी नश्य नॉस्ट्रिल में 2-2 बूंद डाल सकते हैं। हाँ। तो वो जो होता है कि म्यूकस के लेयर पे एक लेयर बनाता है। हाँ। और एंटी जो होता है कि माइक्रोबियल एंटी वायरल होता है। तो ये हम लोग प्रिवेंटिव की बात की कि यदि हम अपने, जहाँ से एक साइंटिफिक बात है कि जहाँ से वायरस जाएगा वहाँ हमने कवरिंग लगा के रखा है, और वो भी आयुर्वेदिक विधि से, नश्य से, कवल से, गंडूस से, जिसको सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि ऑयल पुलिंग, ऑयल का कुल्ला करना लेके थोड़ी देर रख के, और उसके बाद नाक में दोनों नॉस्ट्रिल्स में 2-2 बूंद उस तेल को लगाना। कभी भी ये कर सकते हैं? कभी हाँ, ये नश्य है, ये बेहतर है, प्रतिमर्श नश्य भी इसको बोलते हैं हमारे जो होता है कि आयुर्वेद के मेडिकल भाषा में। तो ये हो गया प्रिवेंटिव इम्यूनिटी की बात, कि हम प्रिवेंटिव बात कर ले कि अब हम लगा लिए हैं, और हमें जो होता है कि यदि कुछ इन्फेक्शन होता है भी तो उससे बचाव का तरीका है जी। फिर दूसरा जो होता है प्रोफाइलेक्टिंग इम्यूनिटी की बात आती है। प्रोफाइलेक्टिंग इम्यूनिटी में ये जो काढ़े की बात हम लोगों ने काढ़ा बनाया, ये हम लोग जो होता है कि यदि काढ़ा पीते हैं तो ये हमारे सेल्स को, जो भी टी सेल है, बी सेल है, उस पर काम करता है, और वो जो होता है हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है, और वो लड़ने के लिए हमारी सेल तैयार रहती है, बिल्कुल प्रिपेयर रहती है। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी क्योंकि हमें एक विराम लेना होगा। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है।
या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है। समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हम आपको एक बार फिर से बता दें कि कोविड-19 में आयुर्वेद क्या कर सकता है, कैसे बचाव कर सकता है, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने के पहले आप इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बता रहे थे। प्रोफाइलेक्टिंग इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। जैसे प्रोफाइलेक्टिंग ट्रीटमेंट कहीं होता है कि ये बीमारी हो ही ना, उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बताया गया था कि ये हेल्थ वर्क कर लेंगे, इससे वहाँ पर जाएंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस उनके नहीं रहेंगे। हाँ। उसी तरह हम लोग जो प्रिवेंटिव इम्यूनिटी के बाद जो होता है प्रोफाइलेक्टिव इम्यूनिटी में हम जो होता है कि पहले तो वो बचाव किया, हम लोग ने प्रिवेंशन किया। अब प्रोफाइलेक्टिव कि हम यदि कहीं जाते हैं गलती से इन्फेक्शन, अब हमारा जो होता है शरीर ही मजबूत रहे, इसके लिए हम लोग काढ़ा और विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का सेवन करते हैं जो हमारे पूरे सर्वांग शरीर में इम्यूनिटी को, सारे जो होता है कि सिस्टम को, सारे धातुओं को, धातु का सिद्धांत है आयुर्वेद में, उन धातुओं को बराबर करता है। उससे क्या होता है, ओज बढ़ता है। ओज को ही इम्यूनिटी बोला जाता है। अच्छा। आयुर्वेद में वो शब्द ओज के रूप में इस्तेमाल होता है, इस तरह कहते हैं उसको। तो वो ओज बढ़ाएगा, अर्थात जो होता है कि वो हमें प्रोफाइलेक्टिंग, अब हम ज़्यादा पहले से मजबूत होंगे उन काढ़े को, उन चीज़ों को, उस गाइडलाइन को फॉलो करके जो एडवाइजरी है उससे ज़्यादा वो हमारा रहेगा। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, थेरेपेटिक इम्यूनिटी। यदि कोई बीमार बढ़ गया है उसमें हमारा क्या काम कर सकता है। यदि कोविड-19 का पेशेंट है, कोई संक्रामक यदि सामने आ गया, बिल्कुल पेशेंट पॉजिटिव है, और मैं आपको बड़ा ही मतलब हमें गर्व हो रहा है कि अपने आयुर्वेद में 2 ऐसे संस्थान हैं, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो है दिल्ली में, हाँ। और वहाँ का दिल्ली का ही एक तिबिया कॉलेज है, वहाँ पर आयुर्वेद के पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। अच्छा। और वहाँ पर इस एडवाइजरी को लेकर के हाँ। जो प्रिवेंटिव की बात होगी, प्रोफाइलेक्टिंग की बात होगी, योगा प्राणायाम करा करके, लाफ्टर थेरेपी करा करके, अच्छा। और उसमें से 25 मरीज, हाँ। जो पॉजिटिव 95 मरीज को भर्ती किया गया था, हाँ। 25 मरीज ठीक हो चुके हैं। और उसमें जो थेरेपेटिक इम्यूनिटी की बात मैं कर रहा था, हाँ। ये चिकित्सकीय बात है, ये चिकित्सकीय अंग है इसका, ये अच्छा। ट्रीटमेंट की बात है। वहाँ पर जो होता है कि आमल की चूर्ण को, नागरादी चूर्ण पूरे रूप से आयुर्वेदिक उपचार से कहा जा सकता है। आयुर्वेदिक उपचार से, जिसमें कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं है, सारा जो होता है कि प्रोटोकॉल है, और जो बिल्कुल जिसकी सूचना बिल्कुल जा रही है हाँ। केंद्र सरकार को, उस तरह करके दिखाया। तो वो एक थेरेपेटिक इम्यूनिटी का एक हिस्सा है, जिसमें हमने जो होता है कि चिकित्सा में भी उस इम्यूनिटी को लगाया जी। तो एक्चुअली जो आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं उनका मोड ऑफ एक्शन भी, देखिए वैज्ञानिक बात है ये, हाँ। कि उसका मोड ऑफ एक्शन भी जाके जठराग्नि लेवल से होता है। हमारा जठराग्नि मजबूत रहेगा, डाइजेस्टिव फायर जब अच्छा रहेगा तो हमारी सातों धातुएं अच्छी रहती हैं, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, लीवर अच्छा काम करता है। तो जो भी उसका काम है, अग्नि संदुक्षण है, जो अग्नि को, डाइजेस्टिव फायर को ठीक करता है। और माना भी गया है कि सारे रोग मंदाग्नि से होते हैं, तो उसका माइक्रो लेवल पे जो होता है कि काम है कि वो डाइजेस्टिव फायर को ठीक करता है। तो ये 3 लेवल पे काम करता है। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते, अपना नाम बताएं आप। हेलो, हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, प्रश्न पूछें आप अपना। बताओ साहू, मुंगेली से बोला था। हाँ। और ब्लड प्रेशर, शुगर के ये तो काढ़ा पी सका था ठीक कि नहीं जी। साहू जी का प्रश्न है कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, तो क्या ये काढ़ा वो पी सकते हैं अभी कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसमें? जी हाँ, वो काढ़ा बिल्कुल प्रयोग करें। यदि आपको ब्लड शुगर है तो उसमें मीठी चीज़ें ना ऐड करें, या शुगर कंट्रोल है तो आप शहद का उपयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको कोई लक्षण आते हैं,
सर्दी खांसी बुखार कुछ भी, तो आप हेल्पलाइन से संपर्क करें और तुरंत सरकार द्वारा जो निर्देश हैं उसका पालन करें और हॉस्पिटल। अभी योग और प्राणायाम के बारे में आपने बताया, तो मैं पुष्पा जी आपसे ही इसके बारे में और जानना चाहूँगी कि योग और प्राणायाम जो है वो कितना फ़ायदेमंद है इस जी हाँ, देखिए अभी सब लोग घर के अंदर बंद हैं, एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति है, तो बहुत सारी मानसिक प्रॉब्लम भी लोगों के अंदर आ रही होंगी। और बहुत सारे लोग जो काम पे नहीं जा रहे होंगे, उनकी दिनचर्या भी अव्यवस्थित हो गई होगी। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपनी दिनचर्या को वैसे ही व्यवस्थित रखें, लेट नाइट ना जगें, सुबह अपना जागरण जो सुबह समय उठने का होता है उठें, अपना योगा प्राणायाम करें। ये जो बीमारी है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जैसे कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति है, और इन सब का प्रयोग करके आप अपने फेफड़ों को मजबूत बनाइए। और मानसिक बहुत सारे टेंशन, स्ट्रेस, इनको कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं और इस तरह से आप लॉकडाउन को अपना एंजॉय भी कर सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं, सुरक्षित भी रह सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कोई इंस्टेंट योगा भी है जिसका असर तुरंत देखने को मिलता है? देखिए, योग एक जो होता है कि मनोकायिक अभ्यास है ना, मेंटल और फिजिकली दोनों ही असर डालता है। तो सबसे पहले तो इसमें जिसका मन शांत रहेगा, जिसका मन ठीक रहेगा, तो उसको योगा ज़्यादा लाभ करेगा। ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। तो इंस्टेंट योगा में आप जो प्राणायाम बताया गया है या जो सूक्ष्म व्यायाम है, उससे भी व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सुबह सुबह यदि वो सूक्ष्म व्यायाम करे, प्राणायाम करे, इस तरह का कोई इंस्टेंट योग एक सकारात्मक प्रभाव डालने वाला और मन और शरीर दोनों पे असर करने वाला है। तो ये बहुत ही शांत तरीके से मन को नियंत्रित करके ही ये किया जा सकता है। बिल्कुल। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मानसिक दबाव। जी हाँ। तो ये जो शब्द है मानसिक दबाव, इससे तो बहुत सारे लोग अभी गुजर रहे हैं। हाँ। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ डॉक्टर्स भी अभी जो है वो मानसिक दबाव जो है वो झेल रहे हैं। और न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि जो सामान्य व्यक्ति जो है घर के अंदर कैद हैं वो भी, साथ ही जो हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, जो जितने भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो भी। इसका जवाब मैं आपसे बाद में लेना चाहूँगी। हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो। जी मैम। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। मैम मैं क्या बोलते हैं सिद्धार्थ से बोल रहा हूँ। मैम इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी अभी इसका जवाब डॉक्टर साहब ने दिया था, लेकिन शॉर्ट में पुष्पा जी इम्यूनिटी के बारे में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अपने घर में जो गोल्डन मिल्क के बारे में भी चर्चा पहले कर चुके हैं हम लोग, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और घर में एक काढ़ा का निर्माण कर सकते हैं जो आपके किचन में उपलब्ध औषधियाँ हैं, दालचीनी, काली मिर्च और गुड़ उसमें डाल सकते हैं, हल्दी है, ये सब चीज़ें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप उपयोग में ले सकते हैं घर में। और अब फ्रंट लाइन वॉरियर्स प्लस ऐसे लोग जो घर के अंदर कैद हैं, और खास करके बच्चे भी, छोटे बच्चे वो भी मानसिक दबाव में हैं अभी, इन सब के लिए कुछ बताएं आप, आयुर्वेदिक उपचार बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बनकर ऐसा ना हो कि बाद में सामने आ जाए। नहीं तो देखिए, आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान ही नहीं, लाइफ स्टाइल भी है। तो अब तनाव को हम आने ही नहीं देते। देखिए हमारे सुबह से ही जो होता है कि जैसा हमारा काम होता है, जैसे भाग दौड़ की ज़िंदगी से बिल्कुल रुक सी थम सी गई है पूरी ज़िंदगी। तो अब हम लोग पहले सुबह निकलते थे, जैसे मेरा ही काम था, सुबह निकलना है, टाइम से पहुंचना है, कई चीज़ सोचना है, कई चीज़ नोट करके आते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, कई मरीज है उसमें ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है, कई दिमाग में ये रहता है कि इस मरीज का क्या होगा। तो हम बिल्कुल काम से रुके, हमारा जो डेली रूटीन था वो प्रभावित हो गया। तो अब हम लोग जो होता है कि जैसे हम लोगों ने आयुर्वेद को याद किया कि इम्यूनिटी अब बढ़ाना है, गाइडलाइन जारी करी गई, उसी तरह हमें चाहिए कि आयुर्वेदिक दिनचर्या, स्वस्थ रहने की दिनचर्या बताई गई। उस दिनचर्या में हम अपने आप को बिजी रखेंगे, है ना। और एक जो होता है कि योग में एक बात आता है ईश्वर प्रणिधान, है ना, सरेंडर अगेंस्ट सुप्रीम पावर। देखिए पैंडेमिक ऐसे ही नहीं बोला गया, पैंडेमिक इसको बोला गया है और 11 मार्च को ही इसको पैंडेमिक बोल दिया गया जी। तो अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो जो जिसको मानता हो उसको पहले उसको सरेंडर करे, मतलब कि ईश्वर प्रणिधान करे, उसको माने कि अभी इस वक्त हमें बचना है, अपने बचाव का तैयारी रखना है और अपना देखभाल करना है।
और गार्जियंस जो होता है खुद यदि मानसिक तनाव में रहेंगे, दिन भर मोबाइल लिए रहेंगे या कुछ कुछ सोचेंगे तो बच्चों पे असर पड़ेगा। तो सबसे पहले जो परिवार के जो होता है कि जो बच्चों की रक्षा के लिए जो वॉरियर्स वो हैं, अब जो होता है घर में वो हैं, तो उनको चाहिए कि सुबह उठें, है ना, बिना चिंता किए हुए, है ना, या चिंता है तो उसको जो होता है कि थोड़ा सा ईश्वर पे कुछ सोच के मनन चिंतन करके वो जो होता है कि दिनचर्या को फॉलो कराएं बच्चों को। सुबह उठें, सभी बच्चों को बोले, घर में बच्चे हैं या घर में बच्चे नहीं हैं तो स्वयं खुद सुबह से जो होता है कि आधा घंटा नित्य सुबह जो होता है कि सही टाइम पे उठे, फिर नित्य क्रिया करने के बाद अपना ये योगा प्राणायाम करें, आधा घंटा लगभग करें, कुछ क्रिएटिव काम करें, सबको टास्क दे, जिसको जो अध्ययन करना है कुछ अच्छी बुक्स पढ़े, इस तरह से टाइम ले। फिर जो होता है कि घर में अपना जो होता है कि स्वयं का खाना बनाएं, जो पहले का टाइम था उस पर टाइम दें, सब लोग उस पर बात करें, एक साथ भोजन लें, कुछ उस पर जो होता है कि अच्छे सकारात्मक बातें करें, फिर धीरे धीरे जो होता है कि दोपहर का चर्या करें, फिर शाम को अपना ये सब जो होता है कि गाइडलाइन में अपने गोल्डन मिल्क का टाइम रखें, अपने काढ़े का टाइम रखें, एक कोई व्यक्ति काढ़ा बनाए तो एक कोई उसमें बिजी रखे अपने आप को। दरअसल हम लोग जो होता है कि जो बिजी रहते हैं उसमें हमारे मानसिक दोष कुछ कम होते हैं जी, बिल्कुल। तो उसको जो होता है कि ध्यान रखना है। और शाम तक की दिनचर्या बताए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले बात पे, जल्दी सोना है तो 8-9 बजे सोने का डाले, फिर सुबह उठे, तो इस तरह वो बहुत हद तक इन समस्याओं से निजात, मानसिक दबाव से निजात पा जाता है। यदि मानसिक दबाव आता है या बहुत ज्यादा, तो उसके लिए कुछ मेध्य रसायन है, औषधियां हैं, उसको ले सकते हैं। खान पान के बारे में चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम जी। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम राधे पटेल मैडम जी। कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, अपना प्रश्न पूछें। हाँ नमस्कार मैडम जी, मैं राधे पटेल बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटक में हूँ मैडम अभी। जी जी बिल्कुल, नमस्ते, अपना प्रश्न पूछिए आप। हाँ, प्रश्न मेरा ये है मैम, जैसे मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ कर्नाटक में, हाँ, तो जाते हैं मैडम जी घर से जब, तो वो 10 मास्क लगाते हैं। अच्छा। तो मैडम जी जैसे डॉक्टर लोग, आप लोग जैसे बताते कि एक बार यूज करने के बाद में, हाँ, उसको डबल यूज नहीं करना है, तो 8 घंटा ड्यूटी में रहता हूँ मैडम जी, तो वो उसी को बार बार यूज करते हैं, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। कर्नाटक से हमारे कॉलर हैं जो छत्तीसगढ़ के रहवासी, अभी काम करने के लिए कर्नाटक गए हुए हैं। मास्क, जी हाँ, उसके बारे में पूछना चाहते हैं आप, इसका जवाब तो मास्क का जो ये सर्जिकल मास्क होते हैं वो 8 घंटे तक ही पहन सकते हैं, उसके बाद उसमें जर्म्स ऐसे चिपक जाते हैं और उसको फिर डिस्कार्ड कर देना चाहिए, यूज़ नहीं करना है। लेकिन आप यदि घर में बना हुआ या आपका अपना रुमाल है, उससे यदि आप मुंह पे बांध के अच्छे से पैक होना है, हाँ, तो उसको धूप में सुखाते हैं, साबुन में कुछ देर डिटॉल पानी में साबुन में डिप करके छोड़ दे, हाँ, और उसके बाद सुखा के और 3-4 ऐसे रखें कि एक दिन यूज किया तो वो चौथे दिन यूज करें। इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि 4 दिन के बाद वो अपने आप वायरस खत्म भी हो जाएगा, मर जाएगा। तो जो सर्जिकल मास्क अवेलेबल है वो आपको डेली यूज करना पड़ेगा, डेली नया यूज करना पड़ेगा 8 घंटे बाद, और आप घर में बनाए तो वो ज्यादा सुरक्षित रहे। घर के बने हुए मास्क ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर। धोने के बाद उसे आयरन कर लिया जाए तो वो और ज्यादा उचित होगा, क्योंकि आजकल मैं भी यही कर रही हूँ कि मैं घर के बनाए हुए मास्क ही उपयोग कर रही हूँ। और अब वापस अपने प्रश्न पर मैं आती हूँ पुष्पा जी। आप एक महिला हैं, आप एक माँ भी हैं। खान पान के बारे में अभी सर ने बताया, इसी को आगे कंटिन्यू आपसे पूछना चाहूँगी कि खान पान जो है वो कैसा होना चाहिए इस समय? जी, खान पान में किसी भी समय, अभी तो बीमारी है बट हमें हमेशा संतुलित आहार ही लेना चाहिए, और आहार मात्रा पे डिपेंड करता है कि किस मात्रा में लिया, और ऋतु पे भी ये डिपेंड करता है कि जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु आ रही है तो किस तरह का आहार लेना चाहिए, और कितनी मात्रा में आपकी जठराग्नि पे संबंधित होता है कि आप कितना पाचन शक्ति है उसका इसमें मैटर रहता है कि आप कितना खाना पचा सकते हैं, उस हिसाब से भोजन करें। लघु भोजन ही बताया गया है। और अभी जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप खाने में भी आप हल्दी और सौंठ और काली मिर्च, इन सब का, दालचीनी का, ये सब का आप खाने में भी उपयोग कर सकते हैं। यदि काढ़ा में नहीं उपयोग कर पाते हैं तो आप किसी भी, आप सब्जी में, दाल में, किसी भी चीज़ में इन सब चीज़ों का उपयोग बेहतर रहेगा। डॉक्टर राय, मैं आपसे
जानना चाहती हूँ कि विटामिन सी का क्या महत्व है, क्योंकि मैंने सुना है कि कोविड-19 से फाइट करने के लिए विटामिन सी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, तो इसकी क्या भूमिका हो सकती है? विटामिन सी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिस पे ढेर सारी स्टडी है। हमारे यहाँ कोई भी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए आयुर्वेद इसे मानता है। हाँ, देखिए आयुर्वेद में जो भी विटामिन की बात की गई वो जीवनीय तत्व से उसको कोरिलेट किया गया। तो जो भी हमारे यहाँ कंद होते हैं, फल होते हैं, उसमें ये सारे विटामिन मिलते हैं, क्योंकि शरीर में हमारा विटामिन तो बनता नहीं है, तो हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है। तो अब एक निश्चित मात्रा में बीमारी के इलाज में लोग विटामिन सी बना दिए, विटामिन ए बना दिए, लेकिन हमारे यहाँ जो आयुर्वेद है, विटामिन सी का सबसे बेहतर स्रोत जो होता है कि आंवला है। और ये देखिए कि आंवला 1 नवंबर से अभी फरवरी तक मिलता है। उसमें हम ताज़ा आंवला ले सकते हैं, उसमें हमें आंवला खरीदने की जरूरत नहीं कि हम आंवला का। फिर उसके बाद उसमें हम लोगों ने कैसे उसको रखा है, आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, आंवले का कैंडी बनाते हैं, आंवले की चटनी। तो आंवला, आमल की चूर्ण लें आप विटामिन सी के लिए। जो टैबलेट में विटामिन आती है उससे लाख गुना बेहतर, उससे लाख गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो और हमारे यहाँ जो अभी इलाज चल रहा है उसमें विटामिन सी दिया जा रहा है, तो हमारे यहाँ हम लोग वो आंवला दे रहे हैं उसमें। हमारे जो बड़े संस्थानों में या ऐसे हमें चिकित्सकीय कहीं जरूरत पड़ती है इलाज में जहाँ हमें विटामिन सी देना रहता है, इंडिकेशन रहता है कि विटामिन सी देंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम आंवले को प्रीफर करते हैं। और आंवले का चूर्ण जिसमें है, जैसे कि आपका यदि विटामिन सी आपको चाहिए नवंबर से उसके बीच में, तो ताजे आंवले का यूज़ करें तो मिलेगा। फिर मुरब्बा है, मुरब्बा यदि डायबिटीज़ है कोई तो आंवले का चूर्ण कैंडी उसको यूज़ करें। तो आंवला विटामिन सी का सब बहुत अच्छा स्रोत है, और इसको रसायन भी बोला गया है, वय स्थापन करता है व्यक्ति ओल्ड एज का कम दिखेगा, है ना। तो आंवले का बहुत गुण है, चिकित्सकीय गुण। खूबसूरती बरकरार रखना है तो भी विटामिन सी का उपयोग करें। ये त्वचा पे भी बहुत ज़्यादा काम करता है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विटामिन सी के लिए आंवला के अलावा और कौन-कौन से स्रोत हैं जो आसानी से? खट्टे फल जो होते हैं, जैसे अभी संतरा है, और नींबू में भी विटामिन सी पाया जाता है, और लीची और अंगूर, इन सब चीज़ों में कम मात्रा में विटामिन सी उपलब्ध है, तो इन सब का सेवन बढ़ा सकते हैं इस दौरान। गर्मी का दिन है तो नींबू पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए, ज़्यादा उचित होगा। समय हमारे पास कम है, लेकिन चलते चलते मैं चाहूँगी कि आरोग्य सेतु ऐप, इसके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी दे दें कि ये अपने अपने फ़ोन में डाउनलोड करना क्यों ज़रूरी है। और इसमें मैंने, चूंकि मेरे पास है तो मैंने देखा ये आयुर्वेद अपडेट्स भी देते रहता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप अपने शब्दों में बताएं कि आरोग्य सेतु ऐप का जैसे ही आप देखेंगे उसका लोगो ही है, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित। यह एक पेंडेमिक है और वायरस आया है, संक्रमण आया। अब संक्रमण से बचने के लिए आरोग्य सेतु पहले तो ऑथेंटिक जानकारी देता है कि कितने मरीज हैं, कहाँ हैं। दूसरी बात है कि जैसे ही जो था कि आरोग्य सेतु हम ऐप को डाउनलोड हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चनआयर्स आते हैं। उस क्वेश्चनआयर के आधार पे हर एक व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति भी ये जान सकता है कि मैं जो होता है कि किस लेवल पे हूँ, रिस्क में हूँ कि मैं सेफ हूँ। तो सबसे पहले उस क्वेश्चनआयर से वो खुद समझेगा कि नहीं भाई मैं सेफ हूँ। अब जैसे कई मन में विचार उत्पन्न होते रहते हैं, तो उससे गांव के आदमी को भी और एक शहर के आदमी सबको ये पता चलेगा कि मैं रिस्क में नहीं हूँ सेफ। दूसरी बात, और उसकी क्यूरियोसिटी रहती है कि कितने लोग हमारे बीच में क्या है, तो वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जैसा आप चाहिएगा 10 किलोमीटर तक के आपके एरिया में वो जानकारी देता है। ये भी जानकारी देता है कि कितने लोगों को सर्दी खांसी, कितने लोग अनवेल है ना, उसी क्वेश्चनआयर के आधार पे। तो हमें ये मिलता है कितने लोग यूज करते हैं, उससे एक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल रहा है, हम लोगों को भी मिल रहा है। हम कोविड के बारे में ऑथेंटिक डाटा के लिए उससे अपडेट हैं। बिल्कुल भ्रमित जानकारी हमें नहीं है। उसमें होम क्वारंटाइन के बारे में वर्णन है, आप अपना सेल्फ एसेस कर सकते हैं। उसमें सारे लाक्षणिक बातें पूछी गई हैं, जैसे आपको सर्दी खांसी है क्या, बुखार है क्या, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है क्या, तो आप खुद सेल्फ एसेस कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल। और वो आप जानकारी अपलोड करते हैं तो आप उसमें सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, स्टेट वाइज भी हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके कुछ ज्यादा डाउट है मन में तो उन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके हम अपनी समस्या का समाधान, ढेर सारे प्रश्नों का जवाब जो हम लोग चाहते हैं कि कहीं मिले, तो उसको ढेर सारे प्रश्नों का जवाब मिल सकता है। और उसमें कोई यदि चाहता है कि डोनेशन करे तो उसमें PM केयर में डोनेशन का भी है, तो राष्ट्र निर्माण में भी उसकी
बहुत भूमिका हो सकती है। तो बहुत अच्छा आरोग्य सेतु है, सबको डाउनलोड करना चाहिए। आप दोनों अपना कीमती समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए और आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि चूँकि आप दोनों फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डायरेक्ट एम्स जाते हैं, आप टच में रहते हैं कोविड-19 के पेशेंट्स से, तो मेरी प्रार्थना है कि आप भी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अभी के लिए बस इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतेंगे, क्योंकि सावधानी बरतना ही आज की तारीख में सुरक्षित रखने का, अपने आप को स्वस्थ रखने का एकमात्र उपाय है। नमस्कार।